हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। और जैसे कि अपन कंटिन्यू वीडियो लेके आ रहे हैं RUHS एंट्रेंस के जो एग्जाम लग रहे हैं उस पर, और आज जो दिनेश सर है, दिनेश सर ने ये क्लियरिफाई भी कर दिया कि जो एग्जाम है पैरामेडिकल RUHS एंट्रेंस की वो कब होने हैं। 30 से लेकर आपकी एग्जाम चलेगी, उसके अंदर 30, 1 और 16 को आपके पेपर होंगे, वो दिनेश सर ने मेंशन कर दिए। अपन ने 16 का जो पेपर है वो पूरा कंप्लीटली सोल्व कर लिया। आज अपन बात करेंगे RUHS एंट्रेंस पैरामेडिकल में 2017 में पेपर पूछा गया था, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए 2017 का पेपर अपने पास में है, ये ओपन है। 2017 पैरामेडिकल RUHS PMC जो है पैरामेडिकल काउंसिल, उससे ये एग्जाम करवा रही है 2017। और क्वेश्चन पेपर देखते हैं ये, तो अपन कंटिन्यू ये पेपर लेके आएंगे और जो एग्जाम डेट को देखते हुए अपन फास्टली पेपर लाएंगे और तुरंत इनको सोल्व करवाएंगे अपन। तो आप कंटिन्यू इस चैनल पे बने रहिए ताकि आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं हो जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखो मार्कर का कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी से दिखाई दे, क्योंकि एग्जाम की टेंशन ऐसी होती है। देखिए, दो क्वांटिटी A एंड B हैव डिफरेंट डायमेंशन। दो क्वांटिटी है A और B है, वो डायमेंशन डिफरेंट रख रही है। क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम की जो टेंशन होती है उसमें क्वेश्चन भी तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ पाते हो। तो क्वेश्चन यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन 100% रॉन्ग होगा। इस वजह से सबसे पहले फोकस करिए क्वेश्चन पे। तुम्हारी जो नजर होती है वो सीधे आंसर पे होती है, जबकि जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पेपर का होता है क्वेश्चन। देखिए, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो द फिजिकल मीनिंगफुल। फिजिकल मीनिंगफुल होनी चाहिए। इसके अंदर इन्होंने देखो 4 क्वांटिटी अपने पास में दिए, 4 ऑप्शन दिए, उसमें इन्होंने पूछा है कि मीनिंगफुल जो है वो कौन सा है, जबकि उनके लिए डिफरेंट डायमेंशन है। उनके लिए क्या है? डिफरेंट डायमेंशन। अब आपको पता है, आप याद करिए, तुम लोग डायमेंशन के जो एप्लीकेशंस पढ़ते हो उसके अंदर एक होमोजेनिटी सिद्धांत पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हो। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि यदि मान के चलो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर यदि इक्वेशन है, तो इसमें आने वाला प्रत्येक जो पद है वो सेम डायमेंशन को दिखाता है। वो क्या दिखाता है? सेम डायमेंशन को दिखाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक तो अपने पास में हो गया एडिशन, दूसरा हो गया अपने पास में सब्सट्रैक्शन। उनके अंदर जो डायमेंशन होती है वो हमेशा सेम होती है। यदि एडिशन और सब्सट्रैक्शन की यदि अपन बात करें तो उसके अंदर जो डायमेंशन होती है वो हमेशा सेम होती है। इसका मतलब वो होमोजेनिटी को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। होमोजेनिटी को वो कंप्लीटली फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब अपने पास में जो आंसर A और B है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये होमोजेनिटी सिद्धांत को फॉलो करेगा और उसके कारण उनकी जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी? सेम आएगी। तो 2 ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। तीसरा हो नहीं सकता अपने, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को बताता है। ये एक्सपोनेंशियल चेंज को बताता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपने पास में जो आंसर बचा है वो क्या बचा है? D। देखिए पेपर के अंदर नीचे ऑप्शन भी दे रखा है। RUHS जो साइट है उससे ये पेपर उठाया गया है और डायरेक्ट यहाँ पे अपन सोल्व करवा रहे हैं। हर एक ऑप्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आंसर देख के टिक करके आगे चलेंगे अपन, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी यहाँ पर। तो आप निश्चिंत रहिए एकदम। तो चारों के चारों ऑप्शन अपन ने सोल्व कर लिया। आपको केवल इस क्वेश्चन के अंदर इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल से होगा। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जितने भी ये पद आ रहे हैं इसके अंदर सबकी जो डायमेंशन आएगी वो कितनी आएगी? L1 आएगी। तो इसका फॉलो नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में ये चीज होती है, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन देखो दोनों साथ नहीं है। ये भी गौर करने लायक बात है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन दोनों के अंदर ये रूल फॉलो नहीं होता है होमोजेनिटी का। ठीक है, तो जो राइट आंसर आएगा अपने पास में क्या आएगा? D इज राइट आंसर बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो अपना क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, एरर जो है एक टॉपिक है अपने, तो वो हमेशा अपने पूछा जाता है, लेकिन तुम लोग हमेशा गलत करके आते हो। यहाँ देखिए एक बार करना कैसे, एरर के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करने होते हैं, बड़े ध्यान से समझते जाइए। देखिए, ए वायर हैज मास, या लिखते जाओ आप, अलग से मेंशन करते जाओ, पेपर में जगह होती है, या फिर आप ये पता आपको CBT टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, तो आपको पेपर दिया जाता है साथ में, उसमें भी आप मेंशन कर सकते हो चीजें।
एक वायर है जिसका मास इन्होंने दिया है 0.3 प्लस माइनस एरर के साथ में दिया है 0.033। मैं यही अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि जगह अपने पास में बहुत कम है, तो मैं यही मेंशन करता हूं। मास जो है वो ये दे रखा है कैपिटल एम, रेडियस इसकी दे रखी है ये 0.5 प्लस माइनस एरर के साथ में ये दे रखी है mm, एंड लेंथ की यदि अपन बात करें तो अपने पास में ये दे रखा है ये। ठीक है, तो पूछा क्या था, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। आपको क्या करना है साहब, मैक्सिमम जो एरर है वो अपने को फाइंड आउट करना है। किसके अंदर फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी के अंदर। किसके अंदर करनी है, डेंसिटी के अंदर। अपने को पता है जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, m/v, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। और वॉल्यूम यदि वायर की यदि अपन बात करें, ये अपने पास में वायर है, इसकी लंबाई यदि l हो और यदि इसका एरिया जो है वो a हो, तो इसका जो वॉल्यूम आता है वो क्या आता है, a × l आता है। तो l तो इन्होंने दे दी, क्या अपने को a दिया हुआ है क्या, नहीं, लेकिन a के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, हिंट छोड़ रखी है। तो हिंट क्या है यहाँ पर, a बराबर अपने को पता है क्या आ रहा है, सर्किल आ रहा है, और सर्किल के लिए जो a होता है वो क्या आता है, πr²। तो अपने पास में जो भी चीजें चाहिए थी वो सारी आ गई है। देखिए जरा, d बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, m πr²l। इसका कोई मतलब है नहीं, एक r², एक l और एक m। ठीक है, तो यहां पर अपन जो डेंसिटी के अंदर जो एरर आएगी वो कैसे आएगी, इन्होंने परसेंटेज एरर के लिए पूछा है, तो परसेंटेज एरर के लिए अपने को सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर निकालनी पड़ेगी। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकाले, देखिए जरा, del d × 100। तो वहां पर अपने को क्या पढ़ाया जाता है, देखो जो एरर होती है अपनी ऑफलाइन जो क्लासेस चलती है वहां पर भी अपन ने डिस्कस की ये चीज। तो देखिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, del d/d × 100, ये डेंसिटी के अंदर परसेंटेज एरर हो गई, वो क्या आएगी, del m × 100 प्लस r क्या आ जाएगा, देखो r के ऊपर स्क्वायर है, और आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो एरर होती है हमेशा ऐड होती है, एरर कभी भी माइनस नहीं होती है, मल्टीप्लीकेशन नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा यदि अपन बात करें एरिया के अंदर, तो क्या आ जाएगा, del r/r, क्योंकि अपने को क्या निकालनी है, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर निकालनी है। तीसरी यदि अपन बात करें तो क्या आएगा, del l × 100। देखिए बेटा, अपने पास में ये दे रखा है m, ये दे रखा है del m। ध्यान से देखिए बेटा, मार्कर का नंबर वो चेंज कर लेता हूं मैं कलर, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। यहाँ यदि अपन बात करें तो क्या आएगा, ये दे रखी है r, ये दे रखी है del r। नेक्स्ट देखिए अपने पास में ये दे रखी है लेंथ, ये दे रखी है l, ये दे रखी है del l। इनकी वैल्यू आप पुटअप करिए, और वैल्यू पुटअप करने के बाद में आंसर फाइंड आउट करिए। देखिए परसेंटेज में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी डेंसिटी के अंदर जो परसेंटेज एरर आएगी वो, यहाँ पर del m कितना आएगा, देखिए जरा, 0.033 × 100 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2, del r कितना दे रखा है, 0.005 और ये 5 × 100 प्लस यदि बात करें del l की तो कितनी दे रखी है, 0.006 अपॉन 0.6 × 100। आप इनको कैलकुलेट करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 1। तो जो परसेंटेज एरर आएगी डी के अंदर वो कितनी आएगी, देखिए 1 प्लस यहाँ कितनी आएगी, यहाँ पे भी 1 आ जाएगी, और 1 और इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो इनको ऐड कर दीजिए, कितनी आ जाएगी 4। तो जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आएगी, 4%। देखिए आंसर है क्या, यस, डी इज राइट आंसर बेटा, 4 ऑप्शन दे रखा है। चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अपन ने जो क्वेश्चन किया उसमें अपन ने बता दिया जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। और ये जो तीसरा क्वेश्चन अपने पास में आया है ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, और अपन बात भी कर रहे हैं कि आंसर से ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपकी क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो आंसर बड़ा मायने नहीं रखता है। देखिए ज़रा तीसरा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, ए बॉडी इज फैलिंग, देखिए जरा, ए बॉडी इज फेलिंग फ्रीली स्टार्टिंग, मार्कर का कलर अपन चेंज कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी दिखाए। देखो, ए बॉडी इज फेलिंग फ्रीली
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो फ्री फॉलिंग जब भी वर्ड आता है हमेशा ध्यान रखना, फ्री फॉलिंग वर्ड का मतलब क्या आता है, u बराबर 0, जो मोशन स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, उसकी 0 होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसने अगले ने मेंशन भी कर रखा है, जिन्होंने क्वेश्चन बनाए उन्होंने मेंशन कर रखा है कि फ्री फॉलिंग भी लिख रखा है और रेस्ट भी लिख रखा है। लेट अस S1 S2 S3 बी देन द डिस्टेंस ट्रांसवर्स ड्यूरिंग द सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स। देखो इन्होंने क्या पूछा है, सक्सेसिव जो टाइम इंटरवल है उसके अंदर पूछा है इन्होंने, देन द रेशियो ऑफ S1 S2 S3 इज। देखो जो क्वेश्चन अपने को बोलना चाह रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। यहां मान के चलो ये h हाइट पे रखी हुई है कोई ऑब्जेक्ट, वो क्या हो रही है, फ्री फॉलिंग कर रही है, इसका मतलब इसका u है वो 0 है। अब सक्सेसिव का मतलब हो गया 1 2 3 4, कंटिन्यूअसली जो है टाइम इंटरवल, उसके अंदर इन्होंने पूछा है कि जो रेशियो आएगा डिस्टेंस का, ट्रेवलिंग डिस्टेंस का, वो कितना आएगा। तो अपने को पता है कि nवे सेकंड के लिए यदि अपन डिस्टेंस की बात करें तो जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, Sn बराबर un प्लस हाफ an 2n माइनस 1। अपने पास में nवे सेकंड के लिए जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होती है वो क्या आती है, ये। तो इन्होंने क्या बोला है, फ्री फॉलिंग बोला है, इसका मतलब जो un आएगा, u इनिशियल जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, 0। तो S1 के लिए यदि अपन बात करें तो Tn बराबर क्या जाएगा, 1। तो क्या जाएगा, S1 बराबर 1/2 an 2 1 माइनस 2 × 1 माइनस 1। कैलकुलेट करिए इसको, देखो क्या आएगा। तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखिए अपन क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट, यदि रेशियो की यदि अपन बात करते हैं तो क्या आता है रेशियो इनका, Sn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1। n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए इन्होंने क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो देखिए S1 के लिए क्या आ जाएगा, 2 1 माइनस 1, रेशियो 2 2 माइनस 1, रेशियो 2 3 माइनस 1। देखिए जरा क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 माइनस 1 1, रेशियो क्या आ जाएगा 4 3, यहाँ क्या आ जाएगा 6 5। देखिए रेशियो कहाँ दे रखा है, थर्ड। तो जो आंसर आएगा अपने पास में क्या आएगा, सी इज राइट आंसर बेटा। और मैंने तुम लोगों को बता भी रखा है कि यहाँ पर जो आंसर है सीट में दे रखा है, क्योंकि अपन ने जो पेपर उठाया है डायरेक्ट RUHS की वेबसाइट से उठाया है, तो आंसर भी आपके सामने दिए हुए हैं। लेकिन अपन जो पेपर का वे ऑफ सॉल्यूशन है वो अपन देख रहे हैं कि जो अपन पेपर सोल्व करते हैं वो कैसे करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, 17 का जो पेपर है वो आसान पेपर है, लेकिन तुम लोगों की दिक्कत ये रहती है तुम लोग क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर पे फोकस करते हो। और कई लोग जो इसमें मिस्टेक करके आएंगे वो बता भी देता हूँ मैं, उसमें ये फॉर्मूला यदि आप लगाते हो Sn यदि 1/2 an/t², कई लोग ये भी लगाएंगे जिसका भी आंसर यहाँ पर मेंशन कर रखा है। क्या आएगा, 1 का करोगे 1, 2 का करोगे 4, 3 का करोगे 9, तो तुम्हारे जो आंसर आ सकते हैं वो D भी आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा, जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से आपको करना है। तो राइट आंसर आएगा इसका क्या आएगा, C, 1:3:5 का रेशियो आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सोल्व करते हैं। इफ ए बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, देखो ये जो अपनी वेलोसिटी है वो कितनी कर लेता है, आधी कर लेता है यदि 6 सेंटीमीटर एक वुडन का जो ब्लॉक है उसके अंदर यदि इंसर्ट करता है। देखिए जरा, ये वुडन का ब्लॉक है, इसके अंदर यदि ये 6 सेंटीमीटर यदि एंटर कर जाता है तो अपनी जो वेलोसिटी है v, वो यदि इनिशियल वेलोसिटी अपन यदि u माने तो 6 सेंटीमीटर जाने के बाद में जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है इसकी u हाफ हो जाती है। तो पूछा क्या है, पहले एक पार्ट इसका सोल्व करते हैं। 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट देखिए, तो इसका एक्सेलरेशन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। जो इक्वेशन नंबर 3 है उससे देखिए, v² माइनस u² बराबर 2as। v² अपने को दे रखा है u/2 का स्क्वायर माइनस u² बराबर 2as। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, u² 4 माइनस u² बराबर 2as। एस कितना दे रखा है यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर। यदि वह वुडन के ब्लॉक के अंदर 6 सेंटीमीटर यदि इंसर्ट कर जाता है तो उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है। उसी से अपन कैलकुलेट करते हैं, इसको कितना आ जाएगा, -3u² 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12a, या इसको ये 3 से कट जाएगा 12 4 बार। देखो a बराबर कितना आ जाएगा,
यू स्क्वायर बाय 16 और आना भी माइनस में ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन में होगी क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो जो ए आ रहा है अपने पास में क्या आ रहा है, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 16। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग एट रेस्ट। इसका v फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए उससे पहले उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अपने पास में ये क्या आ गया 0, क्योंकि अगले क्वेश्चन ने बोला है कि ये किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है और जो a है यहाँ पर वो एक्सीलरेशन ना होके क्या है, रिटार्डेशन। तो क्या आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 16 और s अपने को फाइंड आउट करना। जो कट बिट रहा है काट बिट दो, फाइंड आउट कर लो। देखो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से कट जाएगा 8, s बराबर कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी चला है वो 8 सेंटीमीटर। देखो टोटल कितनी चला है 8, उससे पहले कितनी चल चुका था वो 6, तो बाद में कितनी चला है 2 सेंटीमीटर। तो जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा बी इज राइट आंसर बेटा। यहाँ पे आंसर जो दिया गया है वो भी दिया गया है। आपको पहले ही बताया यहाँ पर कि जो ये पेपर अपन ने लिया है RUHS की डायरेक्ट वेबसाइट से लिया है जिसमें कि आंसर मेंशन्ड है। देखिए तो जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बी। इस क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझ लो, वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और 2 पार्ट में अपने को इसको सोल्व करना है। फर्स्ट क्या करना है, लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ पेनिट्रेटिंग 6 सेंटीमीटर इन वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक ले रखा है, उसमें यदि वो 6 सेंटीमीटर चलता है तो क्या होता है साहब, उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसके बेस पे अपन ने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। और यहाँ पर ए एक्चुअली एक्सीलरेशन नहीं है, क्या है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितना आ गया माइनस यू स्क्वायर अपॉन 16। इसका सेकंड पार्ट सोल्व करें तो हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग एट रेस्ट। इसके अलावा वह कितनी डिस्टेंस चलेगी ताकि वह रेस्ट में आ जाए। उसके लिए v जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी अपन ने u मानी है। आगे देखो यहाँ पर और 2as, a की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है, s अपने पास में कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो उसके बाद में कितनी चली है, केवल 2 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ, ये टोटल जो डिस्टेंस चली ये कितना चला 8 सेंटीमीटर, जबकि इसने पहले कितना चलाया था 6 सेंटीमीटर। तो 8 माइनस 6 2 सेंटीमीटर। राइट आंसर आएगा वो आएगा बी 2 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये जो अपना क्वेश्चन हो 2D से रिलेटेड है, मोशन इन प्लेन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन आप समझ गए होंगे शायद 2D के अंदर मोशन होती है। यदि प्लेन के यदि अंदर मोशन होती है तो उसको बोलते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसके अंदर 2 डायमेंशन चेंज हो। प्लेन इन मोशन में क्या होती है, x या तो x या y चेंज हो, y या z चेंज हो, या z या x। तो प्लेन में जो मोशन होती है उसमें हमेशा 2 डायमेंशन चेंज होती है पार्टिकल की। देखिए इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो कैसे होती है बता देता हूँ एक बार। ये देखो यूं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसने क्या पूछा है, एक तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, ये देखो ये u वेलोसिटी है। तो अपने को पता है यदि 2D के अंदर यदि मोशन होती है तो उसके 2 कंपोनेंट अपने को करने होते हैं, एक होता है x एक्सिस के अंदर और दूसरा होता है y एक्सिस के अंदर। इसको यदि बोले x और इसको नाम दे अपन y, तो यहाँ जो वेलोसिटी आएगी ux वो आएगी u cos थीटा, और यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी uy बराबर u sin थीटा। पूछा क्या है इन्होंने, ये तो वेलोसिटी हो गई इंस्टेंटेनियस x एक्सिस के सापेक्ष, ये हो गई y एक्सिस के सापेक्ष। यहाँ पर पूछा है हाईएस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट पोजीशन पर अपने पास में जो a रहेगा वो g के बराबर रहेगा और कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, डाउन टू अर्थ, नीचे की तरफ रहेगा। यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी अपने पास में vy वो तो क्या हो जाएगी 0, जबकि जो vy यहाँ रहेगी वो क्या रहेगी u cos थीटा। तो पूछा क्या है इन्होंने, वेलोसिटी इंडेक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो, तो यहाँ पर कितनी है u cos थीटा, और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर, g के बराबर, वो नीचे की तरफ। इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा π/2 90 डिग्री। देखिए हाईएस्ट जो पोजीशन है उस पर प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पे जो एंगल बनेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में वो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो राइट आंसर क्या आएगा, सी इज राइट आंसर बेटा। 90 डिग्री दे रखा है,
यदि रेडियन के अंदर यदि इसकी बात करें तो π/2 रेडियन आ जाएगा बेटा। कई बार जो ऑप्शन होते हैं वो चेंज कर देते हैं, क्योंकि RUHS वाले होते हैं स्मार्ट होते हैं, वो भी पेपर बनाते हैं वो, तो ये क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, लेकिन क्या कर देंगे वहाँ पर 90 डिग्री की जगह इनकी जगह किस में दे देंगे, रेडियन में दे देंगे। ये पाई रेडियन, ये π/3 रेडियन, ये π/2 रेडियन और ये 0। तो आप ये जरूर चीज़ें ध्यान रखिए, वही क्वेश्चन सेम आ सकता है लेकिन डेटा चेंज होकर आ सकता है, तो ये भी आपको नोटिस में करना पड़ेगा। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपको डबल स्मार्ट बन के ही पेपर सोल्व करना पड़ता है ये, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है हर हाल में, तो आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। देखिए क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए ये बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है, याद करो आप, न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं 3 लॉज होते हैं, उसमें से एक लॉज का स्टेटमेंट ये है। देखिए द फिजिकल क्वांटिटी विच इक्वल टू रेट इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अभी मैं यहाँ पर जैसे फॉर्मूला लिखूंगा, लगभग कई लोगों को तो याद भी आ जाएगा कि सर ये इसका होता है। देखिए कौन सा जो नियम होता है, dp/dt, याद करिए न्यूटन का कौन सा नियम है, सेकेंड लॉ जो होता है न्यूटन का, वो क्या बोलता है कि लगने वाला बल होगा वो रेट इन चेंज इन मोमेंटम, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी से तो अपन क्या निकालते हैं, F = ma का जो फॉर्मूला आता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही अपन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा वो देख लीजिए क्या आएगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मैच कर दीजिए, तो फोर्स, यस फोर्स इज राइट आंसर बेटा। जो आपका आंसर दिया गया है वो भी यही दिया गया है, क्योंकि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है साहब कि रेट इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा वो उसके फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट नियम की यदि अपन बात करें तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, उसको अपन जड़त्व का नियम बोलते हैं, और थर्ड नियम की यदि अपन बात करें तो एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। जो बच्चे 17 के अंदर जिन्होंने एग्जाम दिया था, खुश नसीब थे वो कि एकदम हलवा पेपर आया था, कोई भी कर सकता था, और बड़े आसान से क्वेश्चन आए थे उसमें। ये जो क्वेश्चन आ रहे बड़े आसान से क्वेश्चन है, देखिए तो नसीब वाले थे वो जिन्होंने 17 का पेपर अटेम्प्ट किया है और आज SMS से डिग्री कर रहे हैं और पास आउट भी हो गए होंगे शायद। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, 7 नंबर क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए जरा, ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स देन इट विल बी यूनिफॉर्म। देखिए आप, उसी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला क्या है, यदि लगने वाला फोर्स ये कांस्टेंट है, लगने वाला यदि ये फोर्स कांस्टेंट है, तो इन्होंने क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट विल हैव ए यूनिफॉर्म। इसका मतलब वो क्या कांस्टेंट रख रहा है, तो आपने को पता है F बराबर क्या होता है, ma। देखो इसके 2 आंसर हो सकते हैं, यदि अपन बात करें तो 2 तरीके से अपन इसको डिफाइन करते हैं। देखिए यदि यहाँ पर अपन बात करते हैं बॉडी एक्टेड अपॉन ए कांस्टेंट फोर्स, तो यहाँ क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स, तो इसके ऊपर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी कौन सी हो गई, एक तो मास हो गई और दूसरा हो गया एक्सीलरेशन। तो क्या ऑप्शन में मास दे रखा है क्या, नहीं, मास ऑप्शन में नहीं दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब F के साथ में जो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी वो कौन सी रहेगी, एक्सीलरेशन। तो जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी। इसी क्वेश्चन को यदि थोड़ा सा घुमा के पूछ ले हो तो देखिए F बराबर अपने को पता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने डिस्कस किया है कि न्यूटन का जो सेकंड नियम होता है वो क्या बोलता है, dp/dt। यदि F बराबर, यदि ये लगने वाला फोर्स यदि 0 कर दे, यहाँ तो क्या कर रहा है ये कांस्टेंट, यहाँ अपन कर दे 0, dp/dt, तो कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, तो कौन सी आएगी, देखिए जरा, लीनियर मोमेंटम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा, जब लगने वाला बल कांस्टेंट की बजाय क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, एक्सीलरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 2 स्प्रिंग्स, 2 स्प्रिंग दे रखी है A एंड B। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, और यदि आप आइंस्टीन के सोच वाले हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यदि A और दूसरी स्प्रिंग है B, इसको A स्प्रिंग नाम दे रहा हूँ, इसको B स्प्रिंग नाम दे रहे हैं अपन। वे ऑफ जो क्वेश्चन की करने का जो तरीका होता है वो यही होता है, सबसे पहले आप यदि डायग्राम बनता है तो डायग्राम बनाइए, जो डेटा गिवन है वो डेटा आप यहाँ पर नोट करिए, उसके बाद में देखिए क्या चीज़ें अपने को दे रखी हो, क्या अपने से पूछा है, गिवन क्या है और अननोन क्या है, उनके बीच में डिफरेंस करने के बाद में अपन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ दे रखा है जो K है, इसका यदि अपन रेस्टिट्यूशन कॉन्स्टेंट माने KA, और यहाँ पर यदि माने तो क्या मानेंगे, KB। रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट क्या होता है, जो सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट जो दे रखा है वो दे रखा है KA और KB। यहाँ पर जो KA की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2KB।
ठीक है। स्टेज बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ इक्वल, देखिए सब हिंट छोड़िए अगले क्वेश्चन अपने पास में कि जो फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है एट द फोर एंड, जो इसके एंड पे लगे हुए हैं फोर्स, उन दोनों पे लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर एफ ए की यदि अपन बात करें तो क्या आता है, अपने को पता है कि स्प्रिंग का जो नियम होता है वो क्या आता है कि लगने वाला जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्प्रिंग के अंदर उसके। तो यदि अपन को पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ बराबर के एक्स है। ये तो फर्स्ट स्प्रिंग के लिए लिखा है, बाकी स्प्रिंग के लिए जितनी भी स्प्रिंग होती है उसके लिए नियम ये होता है एक्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, के एक्स ए। यहाँ पर बात करें एफ बी की तो क्या आ जाएगा, के बी एक्स बी। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 के बी वैल्यू दे रखी है, 2 के बी एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एफ बी बराबर, दोनों को बराबर कर दो फोर्सेस को, क्योंकि जो क्वेश्चन ने अपने पास में हिंट दी है कि जो मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्सेस का वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बी एक्स बी, के बी से के बी काट दो यहाँ पर। तो जो एक्स बी अपने पास में आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2xa। वैल्यू को ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना यहाँ पर, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट अपन ने इसका सोल्व कर लिया, सेकंड पार्ट इसका सोल्व करते। देखिए पूछा क्या है, इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बी इज 2e, यदि स्प्रिंग बी में, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे नोट करते जाओ, यदि स्प्रिंग बी के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, 2e, तो ए में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो ए में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो आपने मोटी मोटी किताबें पढ़ी है और आपने सारे फॉर्मूले याद भी कर लिए अब तक, क्योंकि आपको 10-12 दिन बाद में एग्जाम देना है। तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग के अंदर वो कितनी आएगी, यहाँ पर 1/2 के एक्स ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर जनरल फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो वो क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन ने 2 अलग अलग स्प्रिंग ले रखी है, उनके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, देखिए जरा। तो के की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पर देखो 2 के बी, तो ई ए अपने पास में क्या जाएगा और ई बी कितना आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो निकाल लो आप। ई बी कितना आ जाएगा, 1/2 के बी एक्स बी का होल स्क्वायर। एक्स बी की वैल्यू यहाँ पर अपन ने निकाल रखी है, देखिए जरा। तो ई हाफ से हाफ कर जाएगा और जो वैल्यू है वो पुटअप कर दीजिए आप, ई ए ई बी के 2 के बी एक्स ए का स्क्वायर अपॉन के बी, और एक्स बी बराबर कितना निकाला है, 2x, तो कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर। देखिए जरा 4x ए का होल स्क्वायर, तो के बी से के बी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और ई बी की जो एनर्जी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, देखिए जरा कितनी दे रखी है, 2e दे रखी है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पर। ई ए अपने की एनर्जी अपने को निकालना है, कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छे से। देखो ये ई ए की, देखो ई ए की वैल्यू अपने को पूछिए क्या आएगा, 2/4, और ई कितना दे रखा है 2e। बी की जो एनर्जी दे रखी हो तो 2 और 4, तो ई ए जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ई। इसका मतलब जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, ई। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी। जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी इज राइट आंसर बेटा। क्या टीचर्स ने भी यही आंसर दे रखा है, सी, कि जो सेकेंड जो स्प्रिंग होगी उसके अंदर स्टोर जो होने वाली एनर्जी होगी वो कितनी आएगी, सी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो पता भी नहीं लगेगा इसमें क्या किया अपन ने। देखो जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आप सोल्व करते जाओ। फर्स्ट अपन ने क्या किया, 2 स्प्रिंग लिए जिसके अंदर क्या किया, उनको स्ट्रेच किया, इक्वल फोर्स लगा के। स्प्रिंग ए बनाई, अपन ने स्प्रिंग बी बनाई। स्प्रिंग ए पे लगने वाला फोर्स के एक्स से, बी पर लगने वाला फोर्स ये। अंडरलाइन करता जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा अपन ने कहाँ पर क्या चीज़ की है। देखिए फर्स्ट अपन ने ये किया है, सेकंड के लिए फोर्स लिखा, उसके बाद में हिंट दी है क्वेश्चन ने, मैग्नीट्यूड इक्वल दिया है। तो ये मैग्नीट्यूड अपन इक्वल कर लिया, तो यहाँ पर अपने पास में एक्स बी की वैल्यू आ गई। एक्स बी की वैल्यू निकालने के बाद में इसने अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि एनर्जी स्टोर, यदि बी के अंदर स्टोर्ड होने वाली एनर्जी 2e है तो ए के अंदर स्टोर्ड होने वाली एनर्जी अपन से पूछी थी। तो अपन ने क्या किया, दोनों की जो एनर्जी होती है उनका रेशियो अपन ने निकाल लिया। अपने को पता है किसी भी स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड होने वाली एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। इन दोनों का अपन ने रेशियो निकाल लिया। उसके बाद में ईबी की एनर्जी, जो स्प्रिंग बी है उसकी एनर्जी अपने को दे रखी है, उसकी वैल्यू पुटअप कर दी और अपने पास में जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या आएगा, ई। और आंसर जो दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है, ई आंसर दे रखा है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, स्प्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और ये तो एकदम ही हलवा क्वेश्चन है, यूनिट पूछिए। देखिए ये तुम लोगों ने याद भी कर रखी होगी और आता भी होगा। देखिए यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो यूनिट है वो क्या आएगी, देखिए साहब किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, वाट पर आवर, वोट और एर्ग। देखिए ये तीनों जो यूनिट है वो तीनों की तीनों यूनिट किसकी है, एनर्जी की। तीनों की तीनों जो यूनिट है वो किसकी है, किलोवाट आवर एनर्जी की है, वोट पर आवर ये भी एनर्जी की है, और ये वाट, वाट किसकी आती है, पावर की। देखिए यहाँ पर वाट पर आवर यदि आता है, ये तो किसी की नहीं है, एनर्जी की है, केवल दोनों ही है। वाट पर आवर इन्होंने क्या दिया है, पावर अपॉन टाइम, और ये किसी की नहीं होती है बेटा, और जो किसी की नहीं होती है वो आंसर भी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वोट। जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा, सी। बड़ा हलवा क्वेश्चन है, देखिए सी 1 नंबर दे के जाएगा क्वेश्चन यदि आएगा तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ए मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। थोड़ा बढ़िया से कलर ले लेते हैं। देखिए ए मास m इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक मास है जिसकी वेलोसिटी है v और वो क्या है, कांस्टेंट है। अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, ये किधर की तरफ जा रहा है, पैरेलल की तरफ जा रहा है, y एक्सिस की तरफ जा रहा है। अपने को पता है जो कोऑर्डिनेशन अपने पास में आता है उसमें x आता है, y आता है और z आता है। तो यहाँ क्या आ गया, along a line parallel to the y axis away from origin, origin यहाँ से ये क्या जा रहा है, दूर की तरफ जा रहा है, m मास v वेलोसिटी से दूर की तरफ जा रहा है। इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट। तो हमेशा ध्यान रखना जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, और उन्होंने पूछा भी क्या है, एंगुलर मोमेंटम पूछा क्या है इन्होंने, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर जो मोमेंटम होता है वो l क्या होता है, mv/r। इन्होंने क्या कांस्टेंट कर दिया, v, तो v कांस्टेंट हो गया तो जो एंगुलर मोमेंटम हो गया वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अभी अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें अपन ने फोर्स कांस्टेंट किया था। तो यदि उसके अंदर देखो इसमें मास आंसर नहीं दे रखा है, जो डिस्टेंस है वो भी आंसर नहीं दे रखा है, तो अपने पास में जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, रिमेन कांस्टेंट। एंगुलर जो मोमेंटम आएगा वो क्या आ जाएगा, रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अपने को पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या आता है, mv/r। तो v कांस्टेंट है तो क्या कांस्टेंट, मास कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, और y दूर की तरफ ये क्या कर रहा है, पोजीशन कर रहा है ओरिजिन से। तो जो ये है ये अपने को गिवन नहीं है, तो अपने पास में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा अपने पास में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते ही पता लगता है क्वेश्चन का। देखो और आप लोगों की जो स्टडी होगी वो बेटर होगी इस टाइम पे, तो आपको फॉर्मूले तो एटलीस्ट सारे के सारे याद होने चाहिए इस टाइम जब हम पेपर सोल्व करवा रहे हैं। हम आपकी हेल्प कर रहे हैं एक तरीके से कि जो भी आपके कंसेप्ट है उनको अप्लाई अपन कैसे करें, आपकी थ्योरी जरूर क्लियर होगी। तो यदि थोड़े बहुत क्वेश्चन भी आप यदि प्रैक्टिस करते हो तो उसकी वजह से आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आप जो पेपर है प्रीवियस ईयर के, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर पैरामेडिकल के साथ साथ में फार्मेसी के जो पेपर है वो भी आपको सोल्व करवाएं। और नर्सिंग का तो एग्ज़ाम है वो बहुत दूर है, 16 को है, 16 अक्टूबर को है, दिवाली से जस्ट पहले एग्ज़ाम है। तो उस टाइम तक हम पूरा का पूरा जो नर्सिंग का पेपर है वो भी आपको सोल्व करवाएंगे यहाँ पर। तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। देखिए टू आइडेंटिकल पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। देखो दो आइडेंटिकल पार्टिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया, एक जैसे, जैसे ट्विंस बच्चे होते हैं वैसे की वैसे ये पार्टिकल है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ईच अदर विथ वेलोसिटी, लेकिन इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, एक की 2v है और दूसरे की v है, और ये क्या हो रहा है, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, ठीक है, v रेस्पेक्टिवली। द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए। और अपने को पता है VCM जो आता है सेंटर ऑफ मास वो क्या आता है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये अपने पास में आता है। कब, जब यदि दोनों की जो डायरेक्शन है मोशन करने की वो सीधी एक ही डायरेक्शन में हो। यहाँ पर अपोजिट है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, VCM सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, देखिए जरा 2mv। देखिए ये 2mv माइनस mv अपॉन m प्लस m। देखिए साहब क्या आ जाएगा, mv, ये दो में से एक चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2m, m से m चला जाएगा, ये कितने आ जाएगा 0.5v,
देखिए आंसर दिया हुआ है तो 0.5, यस 0.5 यही आंसर आएगा इसका। जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए राइट आंसर आ जाएगा 0.5 भी। जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में यदि गति करते हैं तो क्या आएगा, m1v1 माइनस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। एक ही डायरेक्शन में गति करे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब यदि ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में क्या कर दो आप, माइनस कर दो, जो फॉर्मूला बन जाएगा वो अपोजिट मोशन का आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन आते हैं जनरली यहाँ पर, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन। ये आपने जो भी थ्योरी तैयार कर रखी है उस पर फोकस करिए, उन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो ऑटोमेटिक ही आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यदि आपने थोड़ी थ्योरी अच्छे से कर ली, क्वेश्चन यदि अच्छे से कर लिए, तो ये जो RHS एंट्रेंस है ये तो ऑलवेज से अलावा कुछ नहीं है। देखिए इन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पर ई रेस्टिट्यूशन जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है, तो काइनेटिक एनर्जी आप ध्यान रखिए, यदि ई बराबर 1 हो तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है बेटा। और काइनेटिक एनर्जी के अलावा बात करें अपन मोमेंटम की, संवेग की यदि अपन बात करें तो वो भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा आप। यदि E बराबर 1 हो तो, यदि E बराबर 1 हो, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट की यदि बात करें, यदि वो 1 के बराबर हो, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ में मोमेंटम जो है वो भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यदि इसी को यदि अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे और इनइलास्टिक कर दे तो यहाँ पर इनइलास्टिक 16 का यदि पेपर आपने ध्यान से किया था तो वहां पर था क्वेश्चन, ये एज इट इज क्वेश्चन था, वहां पर इलास्टिक की जगह इनइलास्टिक दे रखा था और उसका जो आंसर दे रखा था वो ये दे रखा था। यदि आप पुराना जो वीडियो है उसको उठाइए, उसको देखिए, उसके अंदर देखिए कि जो इनइलास्टिक वाला कोलिजन वाला है वो कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर मैच करिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो बोलेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि वहां पर एनर्जी जो रहती है वो लॉस हो जाती है हीट के रूप में। तो वहां पर क्या कंजर्व रहता है, केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है यदि E की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो। ठीक है, तो आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने लाइन भी पढ़ी होगी, 100% पढ़ी होगी, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको पता है 10 दिन बाद में एग्जाम देनी है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो 17 वाला पेपर RHS वालों ने दिया है, ये जितने भी टॉपिक है सब में से इक्वल वेटेज इन्होंने डाला है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि 16 का पेपर में तो बहुत सारे जो क्वेश्चनों का वेटेज था वो बहुत गिने चुने टॉपिक में से था, लेकिन यहाँ पर जो पेपर बनाया है वो स्टैंडर्ड पेपर बना है जिसके अंदर हर एक टॉपिक का वेटेज इक्वल है। देखिए ये ग्रेविटेशन का है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर उन्होंने पूछा है कि जो अर्थ है, ये अर्थ इन्होंने बताया है कि इस पर जो मैक्सिमम जी होगा, मैक्सिमम जी होगा वो कहाँ होगा, जी जो मैक्सिमम होगा वो कहाँ होगा। एक्सीलरेशन इसको जिसने नाम दिया है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आ जाएगा यहाँ पर। तो कहाँ पर आता है अपने को भी पता है, सेंटर पे आता है, और वो कितना आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस पे आता है, सॉरी सरफेस पे, क्योंकि आप नीचे जाते हो तब भी जो जी आता है उसके मान में कमी आती है, और ऊपर जाते हो यदि सरफेस से ऊपर जाते हो GS तो भी जी के मान में कमी आती है। ठीक है, और तीसरा यदि एप्लीकेशन अपन देखें ग्रेविटेशन की तो रोटेशन के कारण आता है कि यदि मान के चलो जो अर्थ है वो अपनी धुरी पर घूम रही है तो उसके कारण भी जी के मान में हमेशा कमी ही आती है रोटेशन के कारण। तो कुल मिला के यदि जी की अपन बात करें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की यदि अपन बात करें तो मैक्सिमम कहाँ आता है, सरफेस पे आता है। तो देखिए आंसर मैच कर दीजिए, ए आंसर दे रखा है और सरफेस अर्थ, द सरफेस ऑफ द अर्थ। अपने पास में जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए इज राइट आंसर बेटा, द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो 2 सैटेलाइट ऑफ मासेज, सैटेलाइट का मास दे रखा है उन्होंने, एक का m दे रखा है, एक का 4m दे रखा है। ऑर्बिटिंग है प्लेनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट है। देखो ये प्लेनेट है, ये प्लेनेट है, दूसरा क्या है देखो इन्होंने, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट घूम रहा है, जिसमें 2 सैटेलाइट की इन्होंने बात करी है। एक का मास m दिया है, दूसरे का मास, एक का मास m दिया है और दूसरा ऐसा ही सैटेलाइट घूम रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं अपन, सैटेलाइट थोड़ा चमकीला बना देता हूं मैं ताकि दिखाई दे आपको। देखिए
ये सैटेलाइट, इसका मास 4m दे रखा है, ठीक है। और जो रेडियस दे रखी है, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस r, द टाइम पीरियड, इन्होंने पूछा आवर्तकाल, थोड़ी सी हिंदी की बात कर ले अपन, आवर्तकाल, तो रिवॉल्यूशन विल बी द रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा। देखिए मैं बता देता हूँ कि जो भी टाइम पीरियड आता है उस टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 2gm/r। तो यहाँ r आती है वो भी प्लेनेट की आती है, और जो m आता है यहाँ पर वो भी प्लेनेट का आता है बेटा। फॉर्मूले के अंदर जो r आता है वो भी प्लेनेट का आता है, और दूसरा यदि बात करें अपन मास की तो वो भी किसका आता है बेटा, प्लेनेट का आता है। तो यहाँ पर यदि आप सैटेलाइट का मास m की जगह कितना भी m कर लो, बढ़ाते जाओ इसको, 4m की जगह चाहे 10m कर दो, उनके जो टाइम पीरियड है उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सैटेलाइट का चाहे मास बढ़ाओ चाहे रेडियस बढ़ाओ, सैटेलाइट के मास से और रेडियस से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है वो किसके इक्वल होता है, जो प्लेनेट होता है उसके मास और रेडियस पर डिपेंड करता है। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, T1:T2 का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1 का रेशियो। देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी इज राइट आंसर बेटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया है, the YDS modulo, the Young's modulus of the material of the wire of length दे रखी है L and radius दे रखी है R is y Newton meter. The length of wire is reduced L4 and it is radius R4. The Young modulus जो रेडियस मॉडुलस होगा वो कितना आएगा। तो ध्यान रखिए इन्होंने क्या कर दिया, इक्वली L कर दिया और इक्वली क्या कर दिया, R कर दिया, दोनों ही चीजें सेम कर दी। इसकी वजह से जो मॉडुलस होगा यंग का मॉडुलस वो दोनों ही चेंज नहीं होंगे। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका y, वो का वही मॉडुलस कांस्टेंट रहेगा इसका, ठीक है कि नहीं। देखिए तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन नहीं, दोनों ही क्या आ गया, L इसकी जो लेंथ है वो भी क्या करता है, अपने को पता है y का यंग जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है साहब, A पे भी डिपेंड करता है और R पे भी डिपेंड करता है और L पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A एरिया आ जाएगा, R नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर A और L पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने क्या कर दिया, A को L/4 कर दिया और R को भी A/4 कर दिया। तो दोनों का इफेक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, E। इसका मतलब नो चेंज आएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ने क्या दिया, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो जो आपने थ्योरी पढ़ रखी है उसके अंदर एक फॉर्मूला आपने देख रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो जो नॉर्मल यदि फॉर्मूले की यदि अपन बात करें, नॉर्मल फॉर्मूले की यदि अपन बात करें तो वहां पर जो डेल्टा क्यू आता है वो क्या आता है, mCV या Cp, दो ही होती है यहाँ पर, या तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होती है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट होती है। तो यहाँ पर किसी को भी मान लो आप दोनों में स्पेसिफिक हीट ही नाम देते हैं इसको अपन, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो चाहे कांस्टेंट प्रेशर पे हो, दोनों पे नाम क्या देते हैं इसको अपन, स्पेसिफिक हीट ही नाम देते हैं, डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब T2 - T1 क्या आ जाएगा, दोनों ही T लेना है, T - T तो 0 आ जाएगा। पूछा क्या है, स्पेसिफिक हीट ही पूछी, इसका मतलब जो C आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, del Q अपॉन m डेल्टा T। वो डेल्टा T कितना आ जाएगा, 0, और 0 का यदि इसमें भाग लगाओगे तो C क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। बेटा देखिए स्पेसिफिक हीट आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, और आंसर भी क्या दे रखा है, इनफाइनाइट। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन बोलता है, क्या बोल रहा है, द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू, जो रेन की छोटी छोटी बरसात की जो बूंदें आती है वो जो स्फेरिकल होती है, गोल होती है, वो किसके कारण होती है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है बेटा। और कितना प्रेशर लगता है, जो प्रेशर लगता है यहाँ पर वो लगता है 4T/R। T यहाँ पर सरफेस टेंशन है बेटा, ये T क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन। तो जो स्फेरिकल होती है, जो बूंद होती है पानी की, वो गोल क्यों होती है, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। तो राइट आंसर आएगा वो C। RUHS ने भी आंसर C दे रखा है।